नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी पीसीएस जे की अपकमिंग वैकेंसीज़ की बात हो रही है, उसी वैकेंसीज़ को लेकर के हम तैयारी में लग गए हैं। तो आज हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 1872 का एक्ट है। इसी एक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस एक्ट को कैसे आप पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना हैंड रिटेन नोट्स बना सकते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू तक के लिए। किस तरह से आप बेयर एक्ट को रीड कर सकते हैं और किस तरह से आप बुक को कोई रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे जो बेयर एक्ट रेफ़र किया है वो यूनिवर्सल का बेयर एक्ट रेफ़र किया है। साथ साथ मेरा ये हैंड रिटेन अपना खुद का नोट्स है जो मैंने शॉर्ट टर्म में बनाया है। अभी लॉन्ग नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये परीक्षा मंथन की बुक है। इसी तीनों इन्हीं दोनों सोर्सेज से मैंने अपना नोट्स बनाया है और मैंने इसको प्रिपेयर्ड किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट ला के नोट्स को। और भी सोर्सेज हैं जो कि अभी मैं इसमें आपको दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स हो गया। जो भी देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है। जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है। इसी शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आज अपना हैंड रिटेन नोट्स ही आपको शो किया है बेसिकली। और भी वीडियो में जो मैंने बताया है, पहले मैं बेयर एक्ट शो करता था, फिर अपना बुक शो करता था, फिर हैंड रिटेन नोट्स शो करता था। बट इसमें कुछ उल्टा ही मैंने कर दिया है। पहले आपको मैं हैंड रिटेन नोट्स शो करने वाला हूँ, आपको पता चलेगा किस तरह से आप हैंड रिटेन नोट्स बना सकते हैं। जैसे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1872 का, ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इस तरह से आप चाहेंगे तो शॉर्ट नोट्स आप अपना बना सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जनरल प्रिंसिपल हो गया और एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल हो गया। जो जनरल प्रिंसिपल हो जाता है वो हमारा सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन 75 तक आ जाता है। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, प्लेज, मॉर्गेज, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना होता है, वो बेसिकली हमको सेक्शन 10 से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना और आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि सेक्शन 10 से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 11। जब सेक्शन नंबर 11 आ जाता है तो सेक्शन नंबर 11 में हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन की बात करते हैं। हु इज़ कॉम्पिटेंट पर्सन टू कमिट अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, जो कि एक कॉम्पिटेंट सक्षम व्यक्ति कौन होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। वही सक्षम व्यक्ति होगा जो मेजर होगा, जो साउंड पर्सन होगा, जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा। यही व्यक्ति तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे ही हम लोग सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 12, जो कि एक्सप्लेनेशन करता है, जो कि सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन करता है सेक्शन नंबर 12। जब सेक्शन नंबर 12 एक्सप्लेनेशन कर देता है तो हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 13, जो सेक्शन नंबर 30 कंसेंट की बात करता है। कंसेंट क्या होता है भाई? जब तक हम लोग कंसेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कंसेंट क्या होता है। कंसेंट के ऊपर हम लोग जाएंगे तो हमको मिलता है फ्री कंसेंट। हम लोग स्टार्ट इसी टर्मिनोलॉजी से करेंगे तो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में आसानी हो जाएगा। जब फ्री कंसेंट आता है तो फ्री कंसेंट में ये तमाम बातें नहीं आती हैं। जैसे फ्री कंसेंट उस कंसेंट को कहते हैं जिसमें सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ये सभी नहीं आते हैं टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग इसको फ्री कंसेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं कि इसको हम लोग फ्री कंसेंट कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 23, 22 तक तो हम लोगों ने देख लिया। फिर सेक्शन नंबर 23 आ जाता है। हमको इसी सीरीज में लिखना है सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 23 एंड नॉट वाइड एब इनिशियो। इसी सेक्शन में आपको लिख देना है। जिस तरह से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया, आप 2-3 बार प्रिपेयर कर लेंगे, आप इसके मास्टर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद से जैसे ही सेक्शन नंबर 23 में आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 23 को अभी पीछे हम आपके साथ डील करने वाले हैं। और फिर जब सेक्शन नंबर 23 के बाद जब सेक्शन नंबर 24 में जाते हैं हम लोग, तो नॉट वाइड एब इनिशियो की बात करता है। नॉट वाइड एब इनिशियो, जिसमें सेक्शन नंबर 24, 30, 36, 20 एंड 56 इन सभी चीज़ों को डील किया जाता है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना चाहेंगे तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 13 जो बताता है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब वो होता है जो कि जनरली एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन नंबर 13 में। देखिए यहाँ पे सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट जब हम बात करते हैं, फ्री कंसेंट में सेक्शन 15, सेक्शन 16, 17, 18 और 20 से लेकर 22 तक जो कि मिस्टेक से डील करता है, ये चीज़ें नहीं आती हैं। सेक्शन नंबर बीच में एक 19 छूट रहा है और एक 19A छूट रहा है। जो हमारा सेक्शन 19 होता है वो कोअर्जन को, फ्रॉड को और मिसरिप्रेजेंटेशन को मिल करके सेक्शन नंबर 19 क्रिएट करता है। और जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है इससे क्रिएट होता है 19A हमारा क्रिएट होता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आप इसी स्ट्रक्चर में अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको ये समझने में आसानी होगी। अगर आपको ये PDF पाना है तो हम
इसी कमेंट बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप पिन कर दूंगा, आप वहां से चाहेंगे तो हमसे ये इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 20 से लेकर के सेक्शन नंबर 22 तक का सफ़र ये मिस्टेक से रिलेटेड है। मिस्टेक का क्या इफेक्ट होता है, अगर मिस्टेक हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट हो जाता है। तो जब जैसे ही मिस्टेक होता है तो मिस्टेक दो प्रकार का होता है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ का होता है। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है वो सेक्शन नंबर 20 से डील करता है, ठीक, और 22 से डील करता है। जो सेक्शन नंबर मिस्टेक ऑफ लॉ का जो होता है सेक्शन, वो सेक्शन नंबर 21 से डील करता है। इसमें बाइलेटरल मिस्टेक्स की बात की जाती है सेक्शन नंबर 20 में, सेक्शन नंबर 22 में यूनिलेटरल मिस्टेक्स की बात की जाती है। और जो सेक्शन नंबर 21 है जिसमें मिस्टेक ऑफ लॉ, इसमें दो लॉ की बात की जाती है, एक इंडियन लॉ की बात की जाती है, एक फॉरेन लॉ की बात की जाती है। इंडियन लॉ कब वैलिड होगा, कब वाइडेबल होगा, इन सभी चीज़ों की बात की जाती है। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल तरीके से मैंने हैंड रिटन अपना नोट्स प्रिपेयर किया है, और जब तक आप हैंड रिटन नोट्स अपना नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक तैयारी में मज़ा आने वाला नहीं है। ये वॉइड होगा, जो सेक्शन नंबर 23 की हम लोग बात कर रहे थे, वॉइड होगा जो अनलॉफुल होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होगा उसको हम लोग वाइड माना जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन टर्मिनोलॉजी निगेटिव वे में दे रखा है, जैसे कि अनलॉफुल क्या क्या होगा, कोई भी चीज़ फॉरबिडन बाई लॉ होगा तो वो वाइड होगा, डिफीट एनी लॉ होगा तो वाइड होगा, फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी से किया गया तो वाइड होगा, फिर इंजरियस कोई काम होगा तो वो वाइड होगा, और फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा तो भी वो चीज़ वाइड होगी। तो पांचों चीज़ों वाइड के बारे में बता दिया गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 24 से लेकर सेक्शन नंबर 30 की, जो कि वाइड एब इनिशियो, वो करार जो होता है वो शुरू से ही शून्य होता है। वाइड एब इनिशियो मीन्स की शुरुआत से ही वो शून्य होता है। जो सेक्शन नंबर 24 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक है, जिसमें सेक्शन नंबर 24, 5, 6, 27, 28, 29 एंड 30 आता है। अनलॉफुल, कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं वो अनलॉफुल है तो वो शुरुआत से ही वाइड होगा। सेक्शन नंबर 25, विदाउट कंसिडरेशन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो वाइड होगा। कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर कि जिसमें कि वाइड नहीं माना जाता है उसको, जैसे लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में हो गया तो वहाँ पे वाइड नहीं माना जाता है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ते हुए जहाँ पे कंसिडरेशन की बात नहीं की जाती है। सेक्शन नंबर 26, रेस्टोरेंट मैरिज मीन्स कि किसी की शादी को रोकवाना, वहाँ पे मैरिज वाइड माना जाता है। किसी की शादी का मतलब कि छोटे बच्चों का जो बाल विवाह है उसको रोकना वाइड नहीं माना जाता है, ये इसका एक्सेप्शंस होता है। फिर से इंटरप्रिटेशन इन ट्रेड, कोई ट्रेड में इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कोई व्यवधान डाल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग में इंटरप्रिटेशन कर रहा है, अननेसेसरी कोई दबाव डाल रहा है, तो वो सभी चीज़ों को वाइड माना जाएगा। और जो वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो छद्म का करार होता है, इसको भी वाइड माना गया है। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 3 से आ गया, जिसमें प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को मैंने डिफाइन किया कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। फिर सेक्शन नंबर 4 में कम्युनिकेशन, व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन को कब कंप्लीट किया जाएगा। सेक्शन 5 में रिवोकेशन किस तरीके से किया जा सकता है। सेक्शन 6 में रिवोकेशन हाउ मेड। सेक्शन 7 में एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने अपना पूरा शॉर्ट नोट्स इस तरह से क्रिएट कर लिया है, जो कि आपको देखने को आपके सामने मिल रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हमको ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी तक तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स था जो कि शॉर्ट टर्म में था। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म वाला अपना हैंड रिटन नोट्स दिखाने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म वाला, जैसे कि आपको अभी तो ये प्री के लिए था, अब मेंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये जनरल ऑफर का मैंने नोट्स बनाया। जनरल ऑफर हमारा जो भी स्टार्ट होगा इसी केस लॉ से स्टार्ट होता है। कार्लिल वर्सेस कार्मोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक कंपनी थी जिसने जनरल ऑफर किया था कि मैं एक ऐसा दवा बना रहा हूं जिसको लेने के बाद अगर हमारे बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर आप लेते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड ये केस लॉ था। तो ये केस लॉ को देखिए मैंने किस तरह से डिफाइन किया गया, यहाँ पे एंसन्स को भी मैंने कोट किया है, ठीक। ये तमाम चीज़ें इस तरह से आप अपना चाहेंगे तो अपना मेंस के लिए नोट्स बना सकते हैं प्री के प्रिपरेशन करने के साथ साथ ही। फिर क्रॉस ऑफर को और प्रपोजल को मैंने डिफाइन किया गया है। टिन वर्सेस हॉफमैन का केस इसमें आता है क्रॉस ऑफर और प्रपोजल में। फिर आगे हम बात करते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। वन अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनिंग विलिंगनेस proposal certain terms on which he is willing to negotiate, he is said to be make an offer to इन्विटेशन टू ऑफर। इस प्रकार से आप अपना देखिए किस प्रकार से मैंने अपना बनाया है। ये सभी चीज़ें जैसे इन्विटेशन टू ऑफर का क्या क्या लिस्ट होता है। इन्विटेशन टू ऑफर किसको कहते हैं। कोई दुकान में हम लोग जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, जो कैटलॉग लगा रहता है वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। प्राइस लिस्ट लगा रहता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। किसी चीज़ का टेंडर होता है वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ऑक्शन इन्विटेशन टू ऑफर होता है। गुड्स ऑन डिस्प्ले, जैसे मॉल में हम लोग जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी शॉप पर भी जाते हैं, जो चीज़ें डिस्प्ले में लगाई रहती है वो बेचने के लिए लगाई रहती है, लेकिन वो इन्विटेशन टू ऑफर आपको
आपको इन्विटेशन देना पड़ेगा। फिर प्रोस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी इन्विटेशन टू ऑफर होता है, किसी चीज़ का ब्रोशर्स इन्विटेशन टू ऑफर होता है, मीनू कार्ड इन्विटेशन टू ऑफर होता है, एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कंसर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें इन्विटेशन टू ऑफर होता है। आपको इसी तरह से प्री बेस्ड क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इनमें से 4 में से कोई 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक अलग दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या नहीं है। मियर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। इस तरह से आपको सारी चीज़ें दे दी जाएगी। देखिए अब कंसीडरेशन के बारे में जो सेक्शन 2D में बताया गया है उसके मैंने यहाँ पे इलिब्रेट करके बताया है। कंसीडरेशन जो होता है सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 25 में इसको विस्तार से बताया जाता है कि कंसीडरेशन अगर कोई नहीं देता है तो वो चीज़ें अनलॉफुल हो जाती है। अब एक्सेप्शन की बातें मैं बता रहा हूँ कि कब कब एक्सेप्शन, इट मस्ट बी डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर के डिजायर पर दिया जाता है। मे बी गिवन बाय द प्रॉमिसर और अदर पर्सन, ये प्रॉमिसर के द्वारा या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दिया जा सकता है। जो कंसिडरेशन होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इंडिया में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी कंसिडरेशन दिया जा सकता है। इट मस्ट बी सेम वैल्यू नॉट इल्यूजरी, ये सेम वैल्यू का होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इन ल्यू ऑफ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किया गया उसी के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। और देखिए मैंने यहाँ पे कोट भी किया है अकॉर्डिंग टू पोलक को और ब्लैक स्टोन को, इनके अनुसार कंसिडरेशन क्या होता है जो सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया और सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो अपना भी नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब एक्सेप्शंस के बारे में बता दे रहा हूँ। सेक्शन 25 का जो एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का, देखिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1, पास्ट वॉलेंटरली सर्विस सेक्शन 25 सब क्लॉज 2, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट सेक्शन 25 सब क्लॉज 3, गिफ्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, सर्टेन ऑफ एजेंसी सेक्शन नंबर 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 130 TPA। मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमारा कंसिडरेशन होता है वो एक्सेप्शन माना जाता है। जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं मैंने एक साथ आपके लिए लिख दिया है और अपने लिए भी लिख दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ पे सेक्शन 11 के सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने लिख दिया है। सेक्शन 11 में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, कैपेसिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी कौन कैपेसिटी में जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, तो मैंने सेक्शन 11 आपको बताया, सेक्शन 12 बताया, सेक्शन 13 बताया, सेक्शन 14 बताया, और जो भी चीज़ें मैंने बताई सेक्शन 15 में है, कोएर्सन है, फ्रॉड है, इंड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 14 से लेकर के 15 से लेकर के मैंने 22 तक आपको सारी चीज़ें बताई है। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा नोट्स का सफ़र। अब मैं आपको अपना दिखाता हूँ किस बुक से मैंने ये सारे नोट्स को प्रिपेयर किए हैं और भी बुक्स को मैंने रेफ़र किया था इस नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सर समर्थ अग्रवाल साहब की बुक है जिससे कि मैंने ये नोट्स को प्रिपेयर किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस बुक को बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, फिर स्कीम ऑफ एक्ट के बारे में बताया जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ओरिजिनली कब आया था, इसमें कितने सेक्शन थे, इसको कब इसको अमेंड किया गया था, तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपको बताई गई। देखिए यहाँ पे पहले ही इनके द्वारा सर के द्वारा इंडेक्स तैयार कर दिया गया। अगर इस तरह से आप इंडेक्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी हो जाती है। जैसे चैप्टर 1 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक है, चैप्टर 2 में सेक्शन 10 से लेकर 30 तक है, चैप्टर 3 में सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 तक है, चैप्टर 4 में 37 से लेकर 67 तक है, चैप्टर 5 में सेक्शन 68 से 72 है, चैप्टर 6 में जो है हमारा सेक्टर 73 से लेकर 75 तक है। जो चैप्टर नंबर 5 है यहाँ से क्वेश्चन बनता है जिसमें क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 37 से लेकर 67 में भी आपको यहाँ से 56 से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर यहाँ से भी आपको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन मिलेगा, और जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है इससे तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। फिर हम बात करते हैं जो 75 तक तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद से हमारा जो चैप्टर 7 आ जाता है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है। फिर चैप्टर नंबर 8 आ जाता है हमारा 124 से 147 तक ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी। फिर चैप्टर 9 आ जाता है ऑफ बेलमेंट, फिर 10 एजेंसी, फिर उसके बाद से सेक्शन 239 से लेकर 266 ऑफ पार्टनरशिप, ये सभी चीज़ें आ जाता है। तो इस प्रकार से सर के द्वारा बना दिया गया है इंडेक्स यहाँ पे। अब प्रियम्बल की हम बात करते हैं। जो प्रियम्बल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल को तो हम नहीं देख रहे हैं। फिर ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस किस तरह से बाइफर्केशन किया गया है, किस किस तरह से इसको अमेंड किया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नया बना दिया गया 1932 का, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 का बना दिया गया, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का बना दिया गया, द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का बना दिया, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। ये सारी चीज़ों को बताया गया है कि सारे पहले पार्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही थे, लेकिन जैसे जैसे बाय द टाइमिंग जैसे जैसे समय बदलता गया उस तरह से अमेंडमेंट होते गए, इनको अलग करते जाया गया।
फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या है। जैसे प्रपोजल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, शॉर्ट टर्म में प्रपोजल को डिफाइन कर दिया गया, फिर प्रॉमिस को डिफाइन कर दिया गया, फिर प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी को डिफाइन कर दिया। यहाँ से आपको प्रीलिमिनरी बेस्ड आसानी से क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि हाँ से प्रपोजल किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, प्रॉमिस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, प्रॉमिसर, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। और आप अपना जब हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हैं कि हाँ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहाँ दिया होता है, जो सेक्शन 2F में दिया है, वाइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G में दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया, सेक्शन 2H में दिया गया, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I में दिया गया। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दिया जाता है कि इसेंशियल क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उसका इसेंशियल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले प्रॉमिस होना, पहले प्रपोजल होना चाहिए, फिर प्रपोजल के बाद से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। तमाम चीज़ें जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करके आपको दिखाया गया है। फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया गया। देखिए सर के द्वारा भी एक चार्ट फॉर्म किया गया है, जिस तरह से मैंने चार्ट फॉर्म किया था इस तरह सर के द्वारा भी यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म किया गया। इसी चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया। कोएर्सन सेक्शन 15 में, अंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में, फ्रॉड 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में, मिस्टेक 20, 21 एंड 22 में, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सेक्शन 20, 21, सेक्शन 22 में मिस्टेक्स की बात डील की जाती है। सेक्शन 15 में, 17 में और 18 में यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 को डील किया जाता है। सेक्शन 16 में हमको 19A डील करने को मिलता है। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो अपना नोट्स बना सकते हैं और सारी चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बेयर एक्ट से हमको पढ़ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसका जो मेन जो की वर्ड होता है उस की वर्ड को हमको लेना है। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात आती है तो कम्युनिकेशन की बात आ गई, प्रपोजल की बात आ गई, एक्सेप्टेंस की बात आ गई, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सभी चीज़ों को जहाँ पे एक्ट और ओमिशन की बात की जाती है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने नोट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और किसी को अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे। जैसे सेक्शन नंबर 4 है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट किया जा सकता है, बाई पोस्ट दिया जा सकता है, बाई लेटर दिया जा सकता है। पहले के ज़माने में कुछ नहीं होता करता था तो लेटर को जो होता था कबूतर के द्वारा सेंड कर दिया जाता था। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। जब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद से बाइलेटरल मिस्टेक क्या होता है, यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं तो काम करने में भी आपको मज़ा आएगा। कहीं भी हम लोग अपने निजी जीवन में भी हम लोग दिन भर कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। दुकान पे गए, सामान लिए, उसको पैसा दिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम लोग शादी का समय चल रहा है, शादियों के समय में लोग मैरिज हॉल को बुक कर रहे हैं तो ये भी एक क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर हमको कैटलॉग दिया जाता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। हम लोग उसको ऑफ़र देते हैं कि भैया हमारे लिए ये प्रोडक्ट तुम लाओ, हम लोग खाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही था जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नोट्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स का नोट्स मैं आपको दिखा दिया। अब आप लोगों का सुझाव आए कि किस सब्जेक्ट पे मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ तो आपको वो आसानी से मिल सके। दोस्तों इसमें एक खास बात और है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपना ये PDF आप तक सेंड कर सकता हूं और आप लोग भी इसी तरह से प्रेरित होकर के अपना नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों कभी भी PCSJ की वैकेंसी का अनाउंस किया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जैसे ही अनाउंस हो जाएगी आपके ऊपर बर्डन पड़ने लगेगा और आप सोच नहीं पाएंगे कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट तैयार करूं, पहले मैं मेजर सब्जेक्ट तैयार करूं कि माइनर सब्जेक्ट तैयार करूं, कि मैं अपना GS तैयार करूं कि हिंदी तैयार करूं कि लॉ तैयार करूं। इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा। इसीलिए जब आपको टाइम मिला है तो आप चीज़ों को तैयार करना अभी से स्टार्ट कर दें। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको दे सकते हैं। थैंक यू।